क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। मैं कोई तकरीबन 8-9 क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा आपको विद डिफरेंट थिंग्स, जिनमें जो चीजें डिफरेंट है, ताकि हम वो सब कुछ पढ़ें और फिर देखें हम कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स दैट इज रिपीटेड। कौन सी चीज? स्प्रिंग, और उसकी फिर एक्सटेंशन और उसकी डायमीटर और उसका एरिया और उसका इलास्टिक यंग मॉड्यूलस और वगैरह वगैरह। दिस इज वन थिंग दैट इज रिपीटेड लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये एक समझ लो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके P5 के लिए। A student is investigating how the extension E of an elastic cord depends on the diameter D of the cord when a force is applied. ठीक है जी, हमें कोई मसला नहीं है। The student has a number of elastic cords of the same material with different diameters. Diameters different है, ठीक है जी। The elastic cords have circular cross sections. Each cord has an unstretched length of approximately 50 centimeter. अच्छा, बात हमें समझ आ रही है। इसके पास बहुत सारी कॉर्ड्स पड़ी में डिफरेंट डायमीटर्स की हैं, सब 50 सेंटीमीटर की हैं तकरीबन, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस है। हमें देखना क्या है, हमें मेजर करनी है हाउ द एक्सटेंशन ई डिपेंड्स ऑन द डायमीटर डी। हम ये देखना चाह रहे हैं कैसे एक्सटेंशन वेरी करती है व्हेन यू चेंज द डायमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस स्टेटमेंट। It is suggested that the extension E and the cross-sectional area A of the cord are related by the expression E equals to FL upon AE, where E is the Young modulus of the material of the cord, F is the force applied, and L is the unstretched length of the cord. Design a laboratory experiment to test the relationship between E and D. Very important. यानी इन ही दोनों में से कोई ना कोई इंडिपेंडेंट है और इन ही दोनों में से कोई ना कोई डिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखेंगे। एंड ये बाकी का ये तो मैं भी सिखा रहा हूं। अच्छा, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑलवेज गोइंग टू डू, यू गोइंग टू हैव टू रियलाइज कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। नाउ वो कैसे रियलाइज होगा? ये ऊपर लिखा हुआ है you've got different diameters, और आप चेक करना चाह रहे हो डायमीटर जब मैं वेरी करता हूं तो एक्सटेंशन कैसे वेरी होती है, राइट। नाउ बेसिकली ये है कि जिस वेरिएबल को वेरी करोगे और फिर दूसरे वेरिएबल को देखोगे, सो आई एम बेसिकली वेरिंग डायमीटर एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस टू द एक्सटेंशन। सो दिस मींस कि मेरा डी जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मैं इसको वेरी कर रहा हूं। और डिपेंडेंट जो है वो ई है। किस पे डिपेंडेंट है? वो डी पे डिपेंडेंट है। हम डी को वेरी करेंगे और फिर देखेंगे ई के साथ क्या हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट माय अप्रोच इज गोइंग टू बी, मैं आपको क्वेश्चन जैसे करवा रहा हूं, यू कैन आल्सो प्रैक्टिस दिस इन एग्जामिनेशन। जल्दी से इतना छोटा सा टेबल बना के सर्च करा सकते हो। आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू मेक श्योर कि हम सारा सब कुछ लिख ले, जॉट डाउन कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट। हमें पता है हमारा इंडिपेंडेंट जो है वो डी है, बिकॉज मैं इसको वेरी कर रहा हूं, और डिपेंडेंट कौन सा है वो ई है, ये डिपेंड करता है डी पे जिसमें वेरिएशन देखना चाह रहा हूं। अच्छा, ये दोनों चीजें कर ली आइडेंटिफाई, इसका एक मार्क मिल गया। दूसरी चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये आइडेंटिफाई करनी है भाई ये दोनों का, इसको वेरी करोगे इसको मेजर करोगे, जाहिरन बात है बाकी सारी चीजें फिर कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। सो देन वी नीड टू रियलाइज मुझे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। सो इस इक्वेशन को देखते हुए और इस सब इंफॉर्मेशन को देखते हुए, if I am just wanting to deal in these two variables, तो मुझे कौन कौन सी चीजें मुझे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। What things should I keep constant, ताकि सिर्फ इन दोनों की वेरिएशन आए मेरे पास और किसी चीज की वजह से वेरिएशन ना आए। ई तो इज वेरिंग ना, सो हमारे पास आ गए हैं आंसर्स। यस, कैपिटल ई। सो वी हैव गॉट के एल जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है। What you're going to do, yes, so you will meet all of the three things L, F and E. ये मेरे क्या हैं? ये मेरे कांस्टेंट्स। मैं इन दोनों को वेरी करना चाह रहा हूं। इसमें मुझे मेरी अनस्ट्रेच्ड लेंथ कांस्टेंट रखनी है। मुझे जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा कॉर्ड पे, जिसपे जो मैं उस पे लोड लगा रहा हूं, वो मैं कांस्टेंट रखूंगा, और जो मेरी यंग मॉड्यूलस होगी वो मैं कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहली बात, even if you don't mention the young modulus as being constant, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, हमने young modulus आपको कांस्टेंट करके दिया है, हमने आपको सेम मटेरियल दिया है, ठीक है। however इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होगी कि अगर आप दोबारा एग्जामिनर को लिख के आ जाओ भाई मुझे ईवी कांस्टेंट चाहिए, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। सो मेरे कांस्टेंट्स क्या है, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन कि अच्छा नाउ व्हाट कांस्टेंट्स डू आई वांट टू कीप। हमें पता है कि हमें एल, एफ और ई कांस्टेंट रखने हैं।
अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो, और हमारा यंग मॉड्यूलस। एक्चुअली नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू बी थिंकिंग अबाउट इज के इन सब चीजों को जो आपने बोला है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कांस्टेंट, इनको मेजर कैसे किया जाएगा, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। और फिर जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, फिर आप उसके आगे लिखोगे कि आपके स्टेप्स क्या होंगे वो डिटरमिन करने के, या उसमें क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होल डेटा शीट जिसमें हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हर चीज की लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और उनमें क्या क्या फिर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नाउ डी इज द डायामीटर. What do you think is a good measuring instrument for measuring the diameter? Anything that comes to mind? Diameter किस measuring instrument से measure करते हैं ज्यादातर? मेरे के पास आइडिया? Vernier caliper, micrometer, and you guys are correct. We're going to either use a micrometer or you're going to use a vernier caliper. Actually, now I would advise के वर्नियर कैलिपर को गोली मार। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर इतनी ज्यादा अच्छी प्रिसीजन नहीं देता। मोस्ट ऑफ योर मार्क्स टीम जब भी डायमीटर मार्क करने को, मेजर करने को आया है, उसमें द स्टेपल आंसर इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद द डायमीटर डी एज मेजरिंग फॉर, हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से करें। अच्छा, नाउ द एक्स्ट्रा डिटेल्स, कुछ बातों जो हमें एग्जामिनर को ज्यादा बतानी है ताकि हमें डिटेल्स के मार्क मिले। अच्छा, जब आप डायमीटर मेजर कर रहे होते हो, ठीक है, अब सपोज करो ये आपकी कॉर्ड थी, डायमीटर मेजर कर रहा हूं। अब सबसे पहली चीज इसमें आपने दिमाग में रखना कि आपने एग्जामिनर को क्या बताना है कि मेरा प्रोसीजर क्या होगा, राइट? व्हाट इज माय एक्चुअल प्रोसीजर? तो हमारा प्रोसीजर ये होगा कि विल बी यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब बिकॉज वी वांट दिस टू बी अ गुड वैल्यू ऑफ डी फॉर द कॉर्ड, तो एक काम मैं ये करूंगा, मैं यहां पे डायमीटर मेजर करूंगा। यस, आई टेक डायमीटर ओवर हियर। फिर मैं एक काम करूंगा, मैं डायमीटर एक और इधर भी ले लूंगा और मैं डायमीटर एक और इधर भी ले लूंगा। दो बच्चों ने आंसर दिया भाई, मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे अलोंग द कॉर्ड ये डायमीटर मेजर कर लूंगा एंड देन आई टेक द एवरेज ऑफ दैट डायमीटर, ताकि मेरे पास एक अच्छा डायमीटर आ जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट दिस डाउन ओवर हियर। वी विल से टेक रीडिंग along several points on chord and average them. This will make sure कि मेरे पास जो मेरा D का जो आंसर आएगा वो मेरे पास अच्छा आंसर आएगा। एक्चुअली और कोई आई डोंट थिंक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कोई हमें डी निकालना है। अब मुझे अगर यहाँ पे लिखा होता एरिया, तो फिर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता, एरिया निकलता पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से या पाई आर स्क्वायर से। आई वुड हैव रिटन दैट डाउन एज वेल, लेकिन अभी मुझे डी से काम करना, तो ठीक है। आई फील लाइक कि अब अच्छा देखो इसमें क्या क्या ख्याल रखना है, वॉट एवर प्रोसीजर, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, चाहे आपको रिपीटिंग करनी है नहीं करनी है, जो भी करना है, अगर ये भी करना है कि एक लेंथ मेजर करके दूसरी लेंथ मेजर करके सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी लिख के आओगे, उसके भी एक डिटेल का मार्क होता है। ठीक है जी। सो इसमें आई फील लाइक इसके मतलब और कोई डिटेल नहीं है, देयर इज नो इक्वेशन, क्योंकि डायमीटर ही लेगा। प्रोसीजर ये है हमारा, रिपीटिंग हमने बता दी है, कैलिब्रेशन हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर एक्सटेंशन ई पे। हाउ एम आई गोइंग टू मेजर दी एक्सटेंशन ई? अगर मैं कॉर्ड को एक्सटेंड कर दूं तो मैं वो एक्सटेंशन कैसे मार्क करूं, मेजर करूंगा? अगर मीन लिख दूं, यस यू कैन राइट मीन एज वेल। हमें बोला जा रहा है वी विल यूज ए मीटर रूल, वी विल यूज ए मीटर रूल, राइट? बिकॉज वो हमें आराम से चीज दे देगा। अच्छा, नाउ one of the things that is going to be very very important when using a meter rule is कि अच्छा, अब सपोज करते हैं कि आपने कॉर्ड जो थी वो आपकी इस तरह से हैंग कर रही है, राइट? इट्स हैंगिंग ओवर हियर, आपने को एक्सटेंड किया, राइट? अब मीटर रूल रखोगे, यू गोइंग टू पुट द मीटर रूल, तो मीटर रूल हवा में तो नहीं उड़ सकता ना। मीटर रूल को क्या करना पड़ेगा? क्लैंप करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट इट ऑन अ क्लैंप ताकि ये अपनी जगह में रहे। सो whenever you're using anything जो अपनी जगह में खुद नहीं रह सकती, उसको क्लैंप डाउन करना पड़ेगा। अब या तो ये लिख के आओ या तो डायग्राम बना के आओ। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट, और ये अक्सर बेशतर मीटर रूल के साथ होगा, you're going to have to want to clamp it, so we will clamp. First thing is we're going to clamp. अच्छा, दूसरी बात क्या, मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए अक्सर बेशतर ये गलती होती है, we forget to avoid parallax errors, तो ये लिख के आ सकते हैं। you can also write भाई avoid parallax errors, let's avoid parallax errors. इसके अलावा ये तो हो गया अच्छा, दूसरी चीज मीटर रूल में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
अब सपोज करो तुम चाह रहे थे कि ये आपकी कॉर्ड रखी हुई है, ठीक है, और मैंने इसके बिल्कुल साइड में स्केल रखा है ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं इसकी एक्सटेंशन मेजर कर सकूं, इसकी लेंथ जो भी वॉट एवर आई वांट टू मेजर वो मैं मेजर कर सकूं। अच्छा, बात ठीक है, आइडिया बिल्कुल ठीक है आपका। मसला क्या है, अगर आपकी कॉर्ड यूं है और मेरा स्केल मैंने इसके साथ साइड में यूं रखना है, राइट, सो आई नीड टू कीप इट बिल्कुल इसकी सीध में। स्केल यूं पड़ा हुआ अगर तो लेंथ तो सही नहीं आएगी, या स्केल यूं पीछे की तरफ टिल्ट कर रहा हूं तो लेंथ सही नहीं आएगी। सो द अदर थिंग दैट वी वांट टू डू व्हेनेवर यू आर मेजरिंग दीस वर्टिकल हाइट्स, वी वांट टू बी मेकिंग श्योर कि ये सीधा सीधा सीध में हो, 90 डिग्री में हो, हमेशा ये दोनों परपेंडिकुलर हो। वो कैसे होता है, सॉरी पैरेलल हो। तो वो कैसे होता है, यू विल बी यूजिंग अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर लगाओ, नीचे जमीन के साथ सेट स्क्वायर रख के ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरी साइड से देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मेरा स्केल बिल्कुल सीधा है। अगर स्केल नहीं है क्लैंप पे एडजस्टमेंट करो ताकि हर जगह से 90 डिग्री दिखाए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है विच इज अ वेरी अननोन तरीका, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बहुत इस्तेमाल होता है ये। तरीका इज नोन एज द प्लम लाइन मेथड, राइट। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर द प्लम लाइन, लेकिन प्लम लाइन क्या होती है, प्लम लाइन होती है एक थ्रेड होता है और उसके एंड पे एक बहुत वेट का एक लोड लगा होता है, राइट। होता ये है कि जब आप इसको छोड़ते हो ना और इसको रिलीज करते हो, बिल्कुल रेस्ट इस पे छोड़ देते हो, तो इसके साथ क्या होता है, मैं मीटर रूल, एक सेकेंड एमन बता रहा हूँ, एमन नेवर यूज अ टेप, टेप इज नॉट गुड, टेप में इट विल नॉट गिव यू सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रीडिंग नहीं देगा वो कभी भी, सो इट्स गोइंग टू बी अ बैड थिंग। वो सिर्फ आपको एट बेस्ट इंचेस में देता है, फिर कुछ सेंटीमीटर से जाता है, मिलीमीटर्स में तो हरगिज भी नहीं जाता वो टेप मेजर, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग टेप मेजर, टेप मेजर इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट अनलेस एंड अनटिल पूरी कोई वॉल, कोई दीवारों से दीवार तक करना हो तो हम तब करेंगे, वरना। अच्छा, प्लम लाइन क्या होती है, प्लम लाइन एक धागा होता है, उसके नीचे मास लगा होता है। ये बड़ा मैजिकल चीज है। क्यों मैजिकल है कि जब आप इसको बिल्कुल छोड़ते हो तो ये रेस्ट में ऐसे आता है, इट ऑलवेज कम्स इन रेस्ट सच दैट कि ये हमेशा 90 डिग्री हो, हमेशा ये बिल्कुल सीधा रेस्ट में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा टेढ़ा नहीं होगा या यूं नहीं होगा, हमेशा रेस्ट बिल्कुल सीधा आएगा। तो अगर मैं प्लम लाइन इस तरह से स्केल के अगेंस्ट रख लूं तो मैं ये मेक श्योर कर सकता हूं, अच्छा मेरा स्केल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीध में ही है। दिस इज द अदर मेथड। एक तो मेथड ये है यूज अ सेट स्क्वायर, दूसरा मेथड ये है यूज अ प्लम लाइन। अच्छा तो ये चीज हम लिख लेते हैं। अब मैं डिपेंडेंट के साथ और इसकी एडिशनल डिटेल लिख रहा हूं, आई विल यूज अ सेट स्क्वायर स्लैश प्लम लाइन टू मेक श्योर इट इज परपेंडिकुलर। अभी तक सबको बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, एंड द अदर थिंग वी कैन आल्सो स्टेट एन इक्वेशन ओवर हियर। भाई देखो व्हाट आई एम डूइंग, मेरा कॉर्ड यू रखा हुआ है, मेरा मीटर रूल यू रखा हुआ है, मेरा कैमरा ही हो गया, एक सेकेंड, नॉइंग, एक जगह टिकता क्यों नहीं है ये, नहीं टिक रहा भाई ये, प्लीज टिक जाओ, थैंक यू। अच्छा, तो अब सपोज करो कॉर्ड पहले इतनी लेंथ की थी एंड देन फिर वो एक्सटेंड करी, राइट। अब मैं स्केल को तो नहीं हटाऊंगा ना बार बार, मैं तो स्केल रख के बार बार देखूं एक्सटेंशन कितनी है, वो तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो व्हाट आई विल डू, इसके मैंने रखा होगा, ठीक है। ये जब एक्सटेंड करेगा तो मैं एक तो ये रीडिंग मेजर करूंगा जो होगी ये वाली, और फिर जब ये एक्सटेंड करता है तो मैं एक रीडिंग मेजर करूंगा ये वाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सटेंशन आएगी। तो ये भी आप लिख के आ सकते हो, इसका भी आपके पास मार्क होगा। जो भी आप इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हो या जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हो उसका भी आपके पास मार्क है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, सब्ट्रैक्ट अनस्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड लेंथ्स टू गेट ई। ये हो गया, हमने अच्छी खासी बातें यहां तक लिख ली। अच्छा, अब आ जाते हैं इन कॉन्स्टेंट्स पे। इन कॉन्स्टेंट्स को भी मेजर करना बहुत जरूरी है और इन कॉन्स्टेंट्स के भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना बहुत जरूरी है। उनको ये भी दिमाग में रखना है कि इनको कॉन्स्टेंट्स रखेंगे किस तरह। अच्छा, ई तो कांस्टेंट है, उन्होंने बोला ई के लिए सेम मटेरियल दिया है हमने, तो हम ई के बारे में नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास पहले लिखा हुआ है कांस्टेंट सेम मटेरियल। अगर नहीं लिखा हो तो हम जबरदस्ती लिखा दें सेम मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, तो हम नहीं लिख रहे, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करें, हम बाकी डिस्कशन। एल दी अनस्ट्रेच्ड लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ कैसे मेजर करेंगे, हाउ विल आई मेजर दिस अनस्ट्रेच्ड लेंथ, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड आई यूज, we just did it 2 minutes ago, L will be measured using a meter rule again, ठीक है। you have to write these things, ठीक है, even if it's obvious इसका मार्क है, L will be measured using meter rule, write this thing down। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्स पे।
फोर्स क्या है? फोर्स वो लोड है जो आप उस कॉर्ड पे लगाओगे, ठीक है। अब जाहिरन बात है, मैं कॉर्ड पे जब लगाऊंगा फोर्स तो मैं कोई ना कोई चीज उसे हैंग करूंगा, है ना। आई विल हैंग समथिंग, आई हैव टू हैंग समथिंग, और फिर क्या होगा, जो भी हैंग करूंगा उसका वेट बेसिकली वो फोर्स होगा जो उसमें लगेगी उस कॉर्ड में, ठीक है। सो दिस वेट, अब हम उसके बारे में लिखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, here I says न्यूटन मीटर, you can use a न्यूटन मीटर as well over here, लेकिन टिपिकली फॉर व्हेन you're wanting to extend things using a load, you just use a load, ठीक है। कोई भी मास उठा लो और उसको इस्तेमाल कर लोगे। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर दी मास वाली अप्रोच। हम क्या करेंगे, वी विल गेट सम सर्टेन मास और फिर हम उसको हैंग कर देंगे कॉर्ड में से। मेक श्योर करेंगे वो मास जो है वो क्या हो, वो कांस्टेंट हो। तो मास मास कैसे मेजर करेंगे? हाउ विल आई मेजर मास? मास का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। m will be measured using इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा, ना एल जो मीटर रूल के लिए जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो मैंने सारी इधर लिख दी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम डाउन अगेन। मैं एम के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, मसला क्या है, मुझे एम नहीं चाहिए, मुझे एफ चाहिए। आई वांट एफ। सो व्हाट आई वांट टू बी डूइंग कि मुझे मास को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी 9.81 से मल्टीप्लाई करके उसको वेट में बनाना पड़ेगा ताकि वो फोर्स बने, राइट। आई विल हैव टू गेट द फोर्स। सो एम नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड by G to get F। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसका भी डिटेल का मार्क, ठीक है, सरप्राइजिंगली। अच्छा, अब दूसरी बात ये तो हमने लिख लिया कैसे मेजर करना है, प्रोसीजर भी लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ी डिस्कशन इसमें भी चलते हैं, कांस्टेंट कैसे रखेंगे। मास तो एक मास उठा लोगे, उसको इस्तेमाल करोगे पूरी समय में, वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेंथ, लेंथ को कांस्टेंट रखना है। वी नीड टू थिंक अबाउट कि हमें लेंथ को हमेशा कांस्टेंट रखना है फॉर ऑल ऑफ द कॉर्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से कि जो भी हमारी कॉर्ड होगी ना, वॉट एवर दी कॉर्ड इज, लेट्स से अगर हमारी टेबल पे ये इस तरह से हमारी टेबल रखी हुई है और फिर से मेरी कॉर्ड जो है वो मैंने यहाँ से हैंग ऑफ करी हुई है, तो मेक श्योर करने के लिए कि ये लेंथ सबकी कांस्टेंट आए, आई विल क्लैंप देम ओवर हियर। मैं इधर क्लैंप कर दूंगा उनको ताकि वो आगे भी ना खिसके, पीछे भी ना जाए, वहां पे फंस जाए, इट जस्ट गेट्स स्टक ओवर, ताकि मेरी लेंथ भी हमेशा कांस्टेंट आए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज अ क्लैंप टू सिक्योरली मेक श्योर कि मेरे पास जो मेरी लेंथ रह रही है वो एक ही रहेगी, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस ओवर हियर एज वेल। हम जो है वी विल क्लैंप आर कॉर्ड्स एट, अच्छा, और मैं एक लेंथ भी लिख रहा हूं, जितना स्पेसिफाई करके आना चाहो कर सकते हो, नहीं करना हो नहीं। में इन्होंने बोलता 50 सेंटीमीटर की सारी है, अब अप्रोक्सीमेटली बोलता सारी 50 सेंटीमीटर, मैं कह रहा हूं हम क्लैंप कर देंगे 45 सेंटीमीटर पे, ताकि सारी कॉर्ड्स की लेंथ अनस्ट्रेच्ड 45 है, चाहे हो और फिर हम मेजर करके मेक श्योर करेंगे कि 45 ही है। हम कोशिश ये करेंगे हम 45 सेंटीमीटर पे क्लैंप कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका किस चीज का, ये आपने अपनी सारी प्लानिंग भी कर ली, आपने अक्सर उबेशतर इसमें डिटेल के मार्क भी ले लिए हैं। ये इतनी बात में आई बिलीव कितने आ गए हैं, ये एक दो तीन, एक सॉरी दो, दिस इज 5, एंड आई बिलीव ये तकरीबन 9 मार्क्स बन चुके हैं। तकरीबन 8 से 9 मार्क्स यहाँ आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं इजी बीजी। 8 से 9 क्या मेरे ख्याल से 10-11 आ चुके हैं, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें नहीं रहती हैं। ये हमने इतनी प्लानिंग कर ली। अब मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ऑब्वियसली जैसे जो क्वेश्चन फिर मैं और पेस पकड़ूंगा, ठीक है जी। मतलब 2 कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स का नंबर 2 नहीं, कॉर्ड्स का नंबर 2 नहीं है, कॉर्ड्स बहुत सारी, कॉर्ड्स बहुत सारी, उनके डायमीटर्स बहुत सारे, अलग अलग कॉर्ड रख के फिर हम करेंगे काम। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, जो एग्जैक्ट मेथड प्रोसीजर होगा वो हम सोचेंगे जब हम क्वेश्चन लिख रहे होंगे, जब हम ड्राई रन कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट की, हम लिखेंगे ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो दिमाग में खुद ही चीज आएगी, अच्छा ये भी करना था, अच्छा वो भी करना था, अच्छा ये भी लिखना है, अच्छा ये, तो वो चीजें आएंगी खुद ब खुद। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ख्वारी, हम पहले से नहीं सोच रहे वर्किंग प्रोसीजर क्या, हम जब कर रहे होंगे डायग्राम बनाएंगे, सब चीज लिखना शुरू करेंगे तो हम सब चीज लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस में हमें क्या करना है, यू नीड टू लीनियराइज दिस इक्वेशन। जो भी उन्होंने इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन E इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ई, वी नीड टू लीनियराइज दिस। E equals to FL upon AE. What did we want? We want E on the y-axis. We want D on the x-axis. ठीक है जी। तो अब सबसे पहली बात, A तो A नहीं चाहिए हमें, we want D। तो सबसे पहले तो we need to get rid of this A।
ए कैसे हटेगा, ए ऐसे हटेगा बिकॉज इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। किसी को अगर अनक्लैरिटी कहां से आया, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल। आर क्या होता है, आर इज बेसिकली डायमीटर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इधर से, ठीक है। नाउ अक्सर बेशतर डायमीटर मेजर करते हैं, तो यू कैन जो है वो सीधा सीधा स्ट्रेट कर सकते हो, एरिया में पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से खोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, E विल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 E, एंड देन आई कैन सी ये बन जाएगा E विल इक्वल्स टू 4FL अपॉन पाई डी स्क्वायर E उधर लेके जाते हैं, डी स्क्वायर को अलग करते हैं, E इधर आ गया, 4FL अपॉन पाई E एंड देन इनटू 1 अपॉन डी स्क्वायर। 1/E करके अलग भी हो सकता है, 1/E करके भी अलग हो सकता है, एंड देन यू सेंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इस तरह से भी हो सकता है, लीनियराइजेशन बहुत सारी पॉसिबल है। इट्स नॉट दिस थिंग कि अगर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं तो ऐसे भी हो सकता है कि आप डी स्क्वायर अगेंस्ट 1/E प्लॉट करो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिर चीजें डिफरेंट होंगी, द एग्जामिनर इज ऑलवेज गोइंग टू अलाउ दैट, ठीक है। अच्छा ये आ गया, वी कैन क्लियरली सी y इक्वल्स टू mx। नाउ एग्जामिनर आपको इस चीज का मार्क नहीं देगा, उसको इस बात से ताल्लुक नहीं है, वो क्या देखना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि आप अपनी एनालिसिस का सबसे पहले एक मार्क लोगे। वो कैसे, एग्जामिनर को बता के कौन सी चीज वाई एक्सिस पे है, कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे। आप लिखोगे, बाकायदा लिखोगे, प्लॉट E ऑन वाई एक्सिस एंड 1/D स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, ये लिख के आओगे, एक मार्क मिल गया। दूसरी बात ये, उनका क्वेश्चन क्या था, भाई आप हमें ये बताओ कि डिजाइन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप, ये बोल रहे रिलेशनशिप ऐसा है, किसी ने ये कोई लिखी हुई बात तो नहीं है, ये तो हमें टेस्ट करना था। जब हमें बताना है कि रिलेशनशिप वैलिड अगर हुआ तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप वैलिड हुआ तो दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसी, क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट नहीं है इधर, तो ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन होगी। तो वी ऑल्सो नीड टू राइट दिस थिंग डाउन दैट द रिलेशनशिप विल बी वैलिड, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ये क्या आ गया, ये आपको मिल गए आपके एनालिसिस के भी मार्क्स। 2 मार्क्स मिल गए, एक और मार्क हमने अभी हमारा लेना रहता है। तो ये लिखना और फिर ये बताना कि रिलेशनशिप वैलिड कब होगा। अगर ये ग्राफ क्वाड्रेटिक बन गया या हाइपरबोलिक बन गया या कुछ और टाइप का बन गया तो फिर इक्वेशन फेल हो गया ना, मतलब जो हम चीज दिखना था तो वो नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने जो इक्वेशन सजेस्ट करी वो गलत थी। तो ये लिख के आना जरूरी है, इसका एक मार्क है। अच्छा सॉरी, ये डिटेल का मार्क है, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ये डिटेल का मार्क है। अच्छा उसके अलावा एग्जामिनर हमेशा आपको ये बोलेगा, हमेशा हमेशा एक पार्ट ऐसा होगा या 2 पार्ट ऐसे होंगे, एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन अ वैल्यू फॉर ई कैसे निकालें। जो आपने इतनी सारी कहानी कर ली, हमें ई की वैल्यू निकाल के दे दे, ठीक है। ई की वैल्यू देख लेते हैं कहां से आ रही है, ई है कहां, सबसे पहले तो देखो ई ये रहा, ई ये रहा, ठीक है। ई कहां है, ग्रेडियंट के साथ लिंक्ड है, तो आई कैन सी कि ग्रेडियंट, मैं इसको थोड़ा सा उधर कर रहा हूं, I can see that my gradient is equals to 4FL upon pi E, 4FL upon pi E, ठीक है जी। आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है E कैसे निकलेगा। तो इक्वेशन ये नहीं लिख के आएंगे E ऐसे निकल जाएगा, E को सब्जेक्ट बना के आएंगे। E जो है वो हमारा ऐसे निकलेगा 4FL डिवाइडेड बाय पाई इंटू ग्रेडियंट। ये आ गया हमारा एनालिसिस का दूसरा मार्क। आपने ये भी लिख के आना जरूरी है हमेशा, हर क्वेश्चन में पार्ट क्या होगा, 1/D स्क्वायर की जगह ए नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्सिस पे, नो हफ्सा, वो क्यों, बिकॉज यू आर वांटिंग टू टेस्ट रिलेशन बिटवीन ई एंड डी। अगर ए करके आ गए तो वो ई एंड ए के बीच में हो गया, ठीक है जी, वी डोंट वांट दैट, सही है, डोंट मेक दैट मिस्टेक, वरना वो अच्छे खासे मार्क्स निकल जाएंगे हाथ से। जो वो बोले, जैसा वो बोले, जो वेरिएबल बोले वो कहीं ना कहीं से भी लेके आओ और उसी के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्सर और बेशतर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं कुछ और चीजों पे, और कुछ चीजें जो हमें सोचनी है, एंड दोज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अब थोड़ी सेफ्टी प्रिकॉशन भी डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर 1 सेफ्टी प्रिकॉशन अक्सर और बेशतर जिसमें आप लोड लगा के किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे होते हो, तो उसमें खर्चा ये होता है कि वो टूट के आपकी आंखों में लग जाए, वो कॉर्ड या वो स्प्रिंग या जो भी इलास्टिक मटेरियल है,
तो उसमें द नंबर 1 सेफ्टी प्रिकॉशन टू गो टू इज यूज सेफ्टी गॉगल्स. यूज सेफ्टी गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आइज. टू प्रोटेक्ट योर आइज. क्या हो गया एमन? दिस इज अ वैलिड सेफ्टी प्रिकॉशन. अच्छा, दूसरी भी बड़ी इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन है. जब भी ये वाला आएगा यू कैन राइट दिस डाउन. अगर लोड हैंग कर रहा था, अगर ये हुआ, ये टूटा, लोड नीचे गिर गया, किसी के पैर पे गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो फिर क्या करेंगे? तो ये भी नहीं करने दे रहा, तो हम क्या करेंगे? नीचे एक पिलो या एक कुशन रख देंगे. वी विल नॉट पुट, वी विल पुट अ कुशन और ए जो है वो सैंड बॉक्स, डस्ट बॉक्स, जो भी इसको मिल जाए. तो कुशन रख दो, या इसको क्या कहते हैं, इसको डस्ट बॉक्स बोलते नहीं, सैंड बॉक्स बोलते हैं, सैंड बॉक्स बोलते हैं. तो वी कैन यूज दिस एज वेल. यूज सैंड बॉक्स slash cushion in case load falls. अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशंस में मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं कुछ 2-3 चीजें और भी लिखा करूं. दी अदर सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है हमारी एक्सपेरिमेंटल की लिहाज से, नहीं लैब कोट नहीं, लैब कोट की जरूरत नहीं होती फॉर एक्सपेरिमेंट्स, लैब कोट इज यूजलेस, दैट्स फॉर केमिस्ट्री. अच्छा, ऑन बायोलॉजी, फिजिक्स में काम नहीं है लैब कोट का. अच्छा, व्हाट वाज आई सेइंग, मैं कह रहा था कि हाँ, एक और चीज जो इधर हुक्स लॉ वाली चीजें में, जिस भी क्वेश्चन में स्प्रिंग हो, इलास्टिक कॉर्ड एक्सटेंड कर रहे हो, खींचा तानी कर रहे हो, तो उसमें दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यार आप बोलते रहो E इक्वल्स टू FL अपॉन AE, क्या पता वो मटेरियल इलास्टिक ही नहीं रहा, क्या पता वो हुक्स लॉ ही नहीं ओबे कर रहा. तो अगर वो चीज मसले मसाइल आ गई तो फायदा ही नहीं हुआ, पूरी एक्सपेरिमेंट फेल हो गई. अगर मैं आप करो, मैंने आपको प्लेडो दे दिया, आपने पूरी एक्सपेरिमेंट प्लेडो से कर ली, प्लेडो तो इलास्टिक है ही नहीं, हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव अ रिलेशनशिप ऑफ प्लेडो इन दिस? प्लेडो इलास्टिक है ही नहीं. मैं आपको रबर बैंड दूं तो बात बनती है, मैं आपको कोई स्प्रिंग दूं तो बात बनती है. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो चीज हो वो हुक्स लॉ ओबे करे, इलास्टिक रहे. ये ना हो कि बीच के एक्सपेरिमेंट में वो चीज ही चेंज हो गई और फिर उससे एक्सपेरिमेंट ही नहीं जा रही. और हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड दिस इन हुक्स लॉ, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स. डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में पढ़ा था कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इफ यू एक्सटेंड समथिंग, तो वो पहले तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करती है, हुक्स लॉ, फिर उसके बाद वो बेंड होना शुरू होती है, और फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपकी इलास्टिक लिमिट आती है. यू गेट एन इलास्टिक लिमिट ओवर हियर, जिससे ज्यादा एक्सटेंड कर दो तो ग्राफ फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ भी नहीं आता, वो परमानेंटली डिफॉर्म होता है. जैसे बॉल पॉइंट का स्प्रिंग निकाल के खींचोगे, कुछ हद तक खींचोगे, वापस आ जाएगा, ज्यादा खींच दोगे अपनी जगह जगह में नहीं आया, वो खराब हो गया. इसी तरह कॉर्ड भी ज्यादा खींच गई, खराब हो गई, फायदा ही नहीं, सारा रिलेशनशिप फेल हो गया. सो वी डोंट वांट दैट. तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, इसके ऊपर भी बात लिख सकते हो कि रिमूव लोड एंड मेक श्योर कॉर्ड went back to its unstretched length, to its unstretched length. ठीक है, unstretched length. आई नो मैं डिस्कशन बहुत लंबी कर रहा हूं, मैं आंसर्स लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं ये टेबल्स ही फिलअप करके दिखाऊंगा, बाकी मैंने आंसर्स आप लोगों के लिए पहले से लिखे हुए हैं. ठीक है, टेंशन नहीं ले, डायग्राम बनाना सीखेंगे, ये डिस्कस करेंगे टेबल कैसे होगा, और फिर मैं आपको अपना आंसर भी जो लिखा होगा वो भी मैं बताऊंगा. अच्छा, डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम में अब जैसे मैंने कहा कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना. नाउ आई वांट टू बी कीपिंग दिस कॉर्ड, वो एक्सटेंड होगी, उस पर लोड लगाएंगे, उसको क्लैंप करना है एक जगह से, सब चीजें करनी है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर डायग्राम. अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गेट अ टेबल. ये मेरी टेबल है, दिस इज माय टेबल, और टेबल की कुछ टांगे हैं. ठीक है, यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ गुड डायग्राम्स, टेबल की टांगे आ गई, ये आ गई हमारी टांगे. अच्छा, नाउ वी हैव अ कॉर्ड, ये आ गई हमारी कॉर्ड, और ये कॉर्ड जो है भाई यहां से कुछ हैंग कर रही है, राइट. अच्छा, सबसे पहली बात, वी नीड टू क्लैंप इट ओवर हियर, तो यहाँ पे तो हमने क्लैंप करना है. सो ये हमारा आ गया क्लैंप, इधर लेबल करके आएंगे, ये जो है मैंने क्लैंप बनाया. ठीक है, आपको क्लैंप नहीं बनाना आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कीड़े मकोड़े बना के उनको क्लैंप लेके आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे, बिलीव मी. लेकिन कुछ मीनिंगफुल सही बनाना. ठीक है, अब ऑब्वियसली इसमें मुश्किल होगी, वो बहुत अच्छी डायग्राम बना के है, तो इट्स नॉट लाइक यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम टू मच. डायग्राम इज 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा उसमें 4 से 5 मार्क्स सब कुछ लेबल करके दिखा दिया, तो हमने तो दिखाना. अच्छा, ये हमने क्लैंप क्यों करी? ताकि हमारी 45 सेंटीमीटर कॉन्स्टेंट रहे. ठीक है, अच्छा, ये हमने क्लैंप कर दी है. अब आ जाते हैं जो हमें इसकी क्या क्या मेजर करनी है. लेट्स सी, ये तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें मीटर रूल्स करके दिखाना है, क्लैंपिंग कैसी होगी उनकी, वो सब कुछ करके दिखाना है, और फिर अपनी सारी चीज करके दिखानी है. अच्छा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज के
ये एक मीटर रूल यहां पे रखेंगे हम। आई एम गोइंग टू कीप अ मीटर रूल लाइक दिस ओवर हियर, ये इधर ऐसे रख लेते हैं। नाउ मीटर रूल, मुझे सॉफ्टवेयर में मेरे कोई खास मीटर रूल बनते नहीं है, एटलीस्ट लाइनें बहुत गंदी आती है। ये हमारा मीटर से इतना सारा हो गया एक दिन के लिए, बहुत है। आई नो बहुत है, यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो अभी। हम रखो, इतनी डरो नहीं। अच्छा, तो एक मीटर रूल मैंने यूं रखा, ठीक है जी। और एक मीटर रूल हम जो है वो यूं रख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये वाली एक्सटेंशन मेजर करनी है। ये वाला मीटर रूल क्यों रखा? ताकि मैं ये मेजर कर सकूं ये लेंथ कितनी आ रही है, और फिर ये वाली लेंथ मेजर करके हम देख लेंगे 45 सेंटीमीटर आ रही है कॉर्ड जो हमने डिफाइन करी थी। अगर नहीं आ रही है तो फिर क्लैंप को एडजस्ट करके ये तार पीछे से और खींच के क्लैंप कर देंगे। अगर कम आ रही तो तार आगे खींच के क्लैंप कर देंगे। क्लैंप का काम क्या है? सिर्फ एडजस्ट करना है, कॉर्ड आगे पीछे कर सके। 45 सेंटीमीटर आगे की तरफ आ रहे हो, तो एक मीटर रूल मैंने यू लगाया और एक मीटर रूल मैंने जो है वो यू लगाया। अच्छा, अब वो वाला तो टेबल पे जो रखा हुआ है वो तो वहीं रखा रहेगा, उसके लिए मसले की बात नहीं। जो ये हवा में उड़ रहा है वो हवा में उड़ नहीं सकता, क्लैंप करके लगा के आना पड़ेगा। तो क्लैंप बना के आएंगे इसके लिए। अच्छा जी, क्लैंप कैसे बनता है? अच्छा, दूसरी बात, ये मैं कलरफुल ड्राइंग्स कर रहा हूं, आपके पास सिर्फ एक पेंसिल होगी, सिर्फ पेंसिल से करके आएंगे काम, और कोई काम आप लोगों ने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट गो टेक कलर्स, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट टेक योर पेंसिल, शार्प करके उसको इस्तेमाल करेंगे, और कुछ आप लोगों ने करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारा क्लैंप, और ये हमने क्या कर दिया, इस स्केल को क्लैंप कर दिया, ठीक है जी। एंड वी जस्ट वांट टू शोइंग कि ये हमारा क्लैंप है। अच्छा, नाउ लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये हमारी क्या है? दिस इज आर कॉर्ड। ये हमने इधर लोड लगाया हुआ है, ये हमारा लोड है, ये हमारा मीटर रूल है, और ये भी हमारा मीटर रूल है। दूसरी बात हमने क्या करी थी? हमने कही थी कि क्लैंप करेंगे मीटर रूल को, और इस वाले मीटर रूल के साथ प्लम लाइन लगा के भी देख के आएंगे, या सेट स्क्वायर, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो सेट स्क्वायर भी बना सकते हो आप चाहो तो सेट स्क्वायर यू बना दो भाई। मैं सेट स्क्वायर जो है वो यहाँ रख दूं जमीन पे, इधर से चेक कर लूं, ऐसे चेक कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, चेक कर लो, मसले की बात नहीं है। या आप प्लम लाइन बना के आ जाओ, नहीं भाई हम प्लम लाइन से चेक करेंगे। प्लम लाइन यूं लटकाई हमने, ये लटकी हुई हमारी प्लम लाइन। प्लम लाइन जो है वो बेसिकली एक धागा, और उसके नीचे एक लोड इस तरह से होगा, ठीक है। मार्क करके जरूर आना है। अगर तो सेट स्क्वायर बना के आयो, सेट स्क्वायर को भी मार्क करके आओ भाई, ये मेरा सेट स्क्वायर है। अगर सेट स्क्वायर नहीं बना के आओ, प्लम लाइन मार्क करके आओ, तो प्लम लाइन ही मार्क करके आओ, ये मेरी प्लम लाइन है, ठीक है। ये हो गई हमारी ड्राइंग कंप्लीट। ड्राइंग में और चीजें करना ना चाहो भाई, आंख बना के दिखाना चाहो, पैरेलक्स एरर ना हो रहा हो, ये नहीं हो रहा हो, सब कर सकते हो मेरे हिसाब से। डायग्राम हमारी ठीक है। कुछ बातें मैं इधर और अपनी क्योंकि मैं अब ड्राई रन कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट की, तो मैं कुछ बातें और क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये जो कॉर्ड यहाँ से लटक रही है और यहाँ से इतने जो भी आई, ये मुझे जब ये स्ट्रेच्ड नहीं है, जब ये अनस्ट्रेच्ड है, आई वांट दैट टू बी 45 सेंटीमीटर। ये जो है जी, इतना सब कुछ बनाना जरूरी है। एग्जैक्टली, यू हैव टू ड्रॉ दिस। ये जितना डायग्राम में क्लियर करके आओगे चीजें, अक्सर बेशतर मार्क्स डायग्राम में भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही क्लियर कर दोगे चीजें। अच्छा जी, इतना टाइम होगा, 45 मिनट इस क्वेश्चन को लगेंगे ही लगेंगे। यू हैव टू गिव दिस क्वेश्चन 45 मिनट्स। दूसरा वाला क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना पड़ेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन 30 मिनट से कम में भी हो सकता है, 30 मिनट्स इज मैक्सिमम, इसको 45 मिनट्स में करके आना पड़ेगा। एंड आई हैव टेस्टेड 45 मिनट्स में ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मीटर रूल, इसमें बिकॉज आई वांट दिस होल टू बी 45 सेंटीमीटर, एक काम कर लेते हैं कि हम इसको मेक श्योर कर लेंगे। मेक श्योर दिस रीड्स 30 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला फिर वो ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर रीड करेगा जब अनस्ट्रेच्ड होगा, और जब स्ट्रेच्ड होगा तो कोई और रीड कर रहा होगा। ये हमने बना दी अपनी पूरी डायग्राम, और ये हो गया हमारा पूरा सब कुछ सही। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर आंसर डाउन। लेट्स सी, जो भी हमने अभी इतनी डिस्कशन करी है उसको हम कैसे कैसे लेके सब चीजें लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं। अच्छा, फर्स्ट मार्क, आइडेंटिफाई योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप चाहे ये लिख के आना चाहो कि डी इज द इंडिपेंडेंट, एक्सटेंशन इज दी डिपेंडेंट, या ये लिख के आना चाहो कि वी विल वेरी डी एंड मेजर एक्सटेंशन, दोनों से वो मार्क मिल जाएगा। फर्स्ट मार्क इज ऑफ दिस, वी विल वेरी डी एंड मेजर एक्सटेंशन while making sure whatever the things that we want to keep constant. So f को constant रखेंगे और unstretched length को constant रखेंगे। constants को आइडेंटिफाई करके आ जाओ। ये हो गए दो प्लानिंग के मार्क्स, एक चीज ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या, एक चीज ये कांस्टेंट क्या है हमारे। अच्छा, फिर हम अपना वर्किंग प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, राइट। अब ऑब्वियसली
बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट सब कॉर्ड्स की डायमीटर मेजर करनी है, तो पूरा प्रोसीजर उसका लिख के आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द डायमीटर ऑफ वन कॉर्ड at several points along it by using a micrometer screw gauge and average the readings. Repeat this for the other chords. ठीक है, ये हो गया हमारा डायमीटर वाली कहानी क्लियर। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लिख दिया उसका, ये मिल गया आपको अपना तीसरा मार्क। हमने उसका डिटेल भी लिख के आ गए कि मेजर एट सेवरल पॉइंट्स, और हम जो है वो रिपीट नहीं, ये वाला नहीं, इसको हम करेंगे यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं। सो हमने उसका प्रोसीजर भी लिख दिया, ये हो गए हमारे और मार्क्स। अच्छा, देन वी विल स्टार्ट सेटिंग आउट द एक्सपेरिमेंट ऑन अ फ्लैट टेबल. Clamp the cord on the table at the marked position and let it dangle off the edge after it runs on the surface for 30 seconds. ये मेरा वर्किंग प्रोसीजर है, आपका वर्किंग प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं मैं पता सिखा रहा हूँ ये लिख के आना है, रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है, वर्किंग प्रोसीजर कुछ और हो सकता है। मेरी थॉट प्रोसेस ये थी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 30 सेंटीमीटर यहाँ पे रन करवाऊंगा और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ूंगा जब ये अनस्ट्रेच्ड होगा। तो मैंने यही बात लिखी, क्लैम्प द कॉर्ड ऑन द टेबल एंड इसको 30 सेंटीमीटर चलाओ और फिर दूसरा एज जो है वो उसको डेंगल ऑफ करवा दो। अच्छा, then make this measurement by keeping the meter rule parallel to the cord. एक meter rule आपने ये parallel रखना है and leave it there so that we can use it for the next cord. जाहिर बात है जब एक दफा रख लिया तो हटा नहीं देना, क्योंकि नेक्स्ट वाली कॉर्ड भी मेक श्योर करनी है उसी सीध में हो, तो उसको सीध में रखने के लिए मीटर रूल इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, by using a clamp and a plumb line, place one more meter rule parallel to the dangling wire. ये वाला clamp और plumb line, मैंने plumb line मेंशन करी, सेट स्क्वायर इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने सेट स्क्वायर वाला अप्रोच नहीं दी। आप लिखना चाहो सेट स्क्वायर लिख के आ सकते, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, ठीक है। अब जरा ये बात कर लेते हैं, ये आ गया आपका 5वां मार्क, क्योंकि आपने इधर आइडेंटिफाई करा दिया भाई मेरा कौन सी चीज से मैं ये लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे ये भी आपका डिटेल में मार्क चला जाएगा, जब प्लम लाइन या फिर सेट स्क्वायर का बता दिया कि मैं चीजें परपेंडिकुलर रख के आके देखकर आना कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं भी लिख के आओ, डायग्राम में दिखा दिया, डायग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम के भी मार्क्स बताऊंगा, डायग्राम में कौन कौन सी चीज के मार्क्स मिलेंगे। मेक श्योर द स्केल इज परपेंडिकुलर, वी विल बी कीपिंग द अनस्ट्रेच्ड लेंथ कांस्टेंट एट 45 सेंटीमीटर, सो मेक श्योर द स्केल रीड्स 15 सेंटीमीटर लेंथ व्हेन नो लोड इज अटैच्ड. If it does not, adjust the length of the wire at which the wire is, wire तो था नहीं कॉर्ड थी, लेकिन मैंने is clamped, तो मैंने ये भी लिख दिया भाई अगर 45 सेंटीमीटर ये ना हो, आगे पीछे करके मेक श्योर कर लेना 45 सेंटीमीटर है। ये आ गया आपका डिटेल का एक और मार्क। अच्छा, एमन ने पूछा था कि ये लास्ट लाइन रिपीट कर दें। एमन मैंने सिर्फ ये बोला कि मेक श्योर करना ये 45 सेंटीमीटर आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो ये एडजस्ट कर देना, यहाँ से लैम्प को ढीला करके स्ट्रिंग पीछे खींच लेना ताकि 45, अगर ज्यादा आ रही है उधर तो फिर उधर आगे खींच लेना और फिर क्लैम्प कर देना, ताकि मेक श्योर करना ताकि अनस्ट्रेच्ड 45 आए। मैंने बस ये बात क्लियर कर, ठीक है। तो ये दिस वाज द लास्ट लाइन। अच्छा, ये कौन से मार्क्स आ गया हमारा 5 6 एंड दिस इज 7 आ रहे हैं बच्चे अभी भी, दिस इज द 7th मार्क ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, मेक नोट ऑफ द रीडिंग ऑन आवर क्लैम्प स्केल। नेक्स्ट वी विल गेट आवर लोड व्हिच विल बी द स्लॉटेड masses in our case. We will measure the mass by using an electronic balance and then multiply by G to get our value. हमने F की बारे भी कहानी लिख दी, F की भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। Attach the mass to the cord and let the cord settle before taking the reading. ये हमने एडिशनल डिटेल लिखी, थोड़ा सा सेटल करने दो ताकि हो, तो सेटल करने दिया। Record the new reading on the scale and subtract the reading that we noted earlier to get the extension. ये हमारी आ गई 11th मार्क। हमने एक्सटेंशन का फॉर्मूला भी बता दिया। It must be noted that when we are reading any scale, we should try our best to avoid parallax errors. Repeat the experiment by using different diameter cords and recording all previous measurements as before. Actually, now, फिर आपका क्या दिखाओगे? We will plot the graph of this on this axis. ये आ गई हमारे एनालिसिस वाले मार्क्स। तो ये आ गया, सबसे पहले ये लिख के आना कौन सी चीज कहां पे प्लॉट होगी, इसका 1 मार्क। दूसरी बात ये डिटेल का मार्क, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन इफ रिलेशनशिप वैलिड। इधर हमने बताया कोई आई इंटरसेप्ट नहीं है, जब भी ओरिजिन में से, अगर बाय इंटरसेप्ट होता तो फिर आप यहाँ पे ओरिजिन नहीं लिख के आओगे, आप लिख के आओगे ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ द रिलेशनशिप इज वैलिड, graph will be a straight line with an intercept, graph will be a straight line with the origin, whatever is the case you write that explicitly कि ये होगा तो रिलेशनशिप वैलिड होगा, और ये जरूर लिख के आना रिलेशनशिप विल बी वैलिड जब ये कहानी क्लियर होगी आपकी। अगर नहीं होती तो फिर नहीं, आपने ये नहीं लिखा तो डिटेल का 1 मार्क नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा 13th मार्क। फिर 14th मार्क ये आ गया ई, जो हमने उन्होंने कहा था कि भाई ई कैसे निकलेगा वो भी हमने लिख दिया। फिर 15th मार्क सेफ्टी प्रिकॉशन, हमने लिखा सेफ्टी गॉगल्स इस्तेमाल कर लो। और क्या लिखा हमने ये लिखा कि क्या करना चाहिए, इलास्टिक लिमिट एक्सीड ना हो, तो ये 16 मार्क्स हो गए। और लिख के आना चाहो, मैंने और भी पॉइंटर्स आगे लिखवाए, वो भी लिख दोगे, 16 17 18 अच्छे खासे पॉइंटर्स हो गए।
you can get marks easily. If you go with the table वाली approach, you can get marks easily. अच्छा, now I know बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम अभी हो रही होगी, you will get freaked out यार ये बहुत सारी चीजें याद रखने को, ये सब कितना लिखेंगे, इस तरह से कितना लिखेंगे. अच्छा, the thing is कि this should be taking you 45 minutes. This is minimum. आपको ये 45 मिनट्स ही लेके रहेगा. पेपर 5 में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी. गिव यू हैव टू गिव दिस 45 मिनट्स. ये 45 मिनट से कम नहीं ले रहा था. मैंने जितनी भी स्पीड रन करके देखने की कोशिश करी, मैंने जितना भी जो भी करके करने की कोशिश करी, हाँ मैं थोड़े बहुत टेबल्स भी प्रॉपर्ली बना रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन इन माय ओपिनियन 45 मिनट को लगेंगे, ठीक है. बट 45 मिनट शुड बी द थिंग दैट यू 45, 46, 47, 48 मिनट्स दैट विल बी द थिंग दैट यू हैव. अच्छा, दूसरी बात ये देखो, there are some things that I also agree and you will also agree कि सबको वो दिमाग में नहीं आने, राइट. ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें पता है, मैं सबको लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने देखा है सब कुछ. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी able to write every point हर कोई नहीं लिख सकता, लेकिन there are some very very important points that you need to write. वो लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो नहीं लिख के आओगे तो बाकी जितनी भी और लंबी कहानी लिख के आओ फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. The most important marks are of these things. आपके प्लानिंग के मार्क्स ये मेंशन करके आना, कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. फिर कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दिखा के आना कि कौन सी चीज कहां पे प्लॉट हो रही है, इसका मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट. ये मार्क के जो उन्होंने बोला था वो कैसे आएगा, ये 4 मार्क्स है जो इंपॉर्टेंट है. दीज 4 मार्क्स, ये अगर नहीं होंगे तो बाकी फिर डिटेल में आपको पूरे मार्क नहीं देंगे, आपको कहीं और पूरे मार्क नहीं देंगे, आपको ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे. ये 4 चीजें मेक श्योर करके आनी है, हमेशा लिख के आए. फिर और अच्छे खासे मार्क्स कैसे ले सकते हो, जो भी कांस्टेंट है, जो भी आपके पास चीजें हैं जो आपको मेजर, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको मेजर कैसे किया जाएगा, उनके आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिख के आओगे. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर और बेशतर 3 ऐसे वेरिएबल तो होंगे जो आपको मेजर करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 तो होंगे ही होंगे. कांस्टेंट हो सकता है कभी 1 हो, कभी उसमें 2 हो, कभी उसमें 3 हो, 4 हो, लेकिन भी लॉट ऑफ कांस्टेंट हो सकता है 1-2 ही हो. नाउ यू गोइंग टू राइट हर उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लिख के आओगे, लाजमी उस पे भी मार्क्स मिलेंगे. तो ये आपको 4 + 3 7 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए, ठीक है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख के आना बहुत जरूरी है. फिर आगे पीछे की कहानी है, डायग्राम में क्लैंप्स लगा के आके दिखाना, उसके अंदर वर्किंग प्रोसीजर डिफाइन करके आना कि क्या चीज हमने ध्यान में रखनी है, प्लम लाइन कब इस्तेमाल करनी है, क्लैंप कब करना है, एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है, एरिया इस्तेमाल करते πd² करके आए हैं, ये करके आए हैं, वो करके आए हैं, एवरेज करना है, ये करना है, वो करना है. वो फिर आगे पीछे के मार्क्स है जो मिलके फिर आपको वहां तक पहुंचाएंगे जो आपका होगा, ठीक है. आप पुराने वाले पेपर्स देखोगे, अगर इस पेपर की मार्क्सिंग देखोगे तो इसमें आपके जो मार्क्स थे, जो इन चीजों के थे जो मैंने अभी बताई हैं, उनके 6 मार्क्स थे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी. अब क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें 9 मार्क्स होते हैं, ठीक है. 9 मार्क्स में से दे एलोकेट 1 मार्क एटलीस्ट टू द डायग्राम. 1 मार्क एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है. एटलीस्ट क्या कि दे वांट टू सी, बच्चे को नजर आ रहा है उसने लेबलिंग करके, अगर वो बच्चा डायग्राम नहीं बना के आया, डायग्राम भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम नहीं बना के आओगे तो फिर डिटेल में भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप डिटेल्स पूरी कहानी लिख के आ जाओ, डिटेल में फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले. डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम में ज्यादा जैसे क्लैंप बना के आ जाओगे तो क्लैंप लिखने की जरूरत नहीं है, प्लम लाइन बना के आ गए, प्लम लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. These are the things that we're going to see. सेट स्क्वायर बना के आ गए, सेट स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है. You can then rely on your diagram for that. और उसके मार्क्स हैं, एग्जामिनर लिख के बोलता है डायग्राम बना के आए बंदा, उसमें ये 4 चीजें लेबल कर दे, 1 मार्क दे दो. उसने ये दिखा दिया जो चीजें उड़ रही थी हवा में वो क्लैंप हुई हैं, 1 मार्क और दे दो. तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे डायग्राम में. दी डायग्राम एंड दीज ये 4 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट. आगे पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप कैसे अपनी जो है वो क्या प्रोसीजर होगा वो, और फिर आपने कुछ 1-2 सेफ्टी प्रिकॉशंस, हो सकता है कभी कभार सेफ्टी प्रिकॉशन कोई दिमाग में ना आए, हो सकता है कभी कभार आ जाए, ठीक है. आई विल बी गिविंग यू पूरी पीडीएफ आपकी बना के, ठीक है. ये तो अभी हमने आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं मुझे डिस्कस करने हैं, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओवर द इयर्स जो आए हुए हैं. एंड एक चीज आप लोगों के लिए ये बनी हुई है, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ, ठीक है. 50 MB की पीडीएफ बन गई, अभी पता नहीं कब कहाँ तक जाएगी. सो you're going to want to have to make sure के very lagging, एक second, I want to go to there, एक second. इधर है भाई, हाँ बहुत दुख है भाई, ये आ गया. So the main important things are all in this PDF. वर्टिकल हाइट मेजर कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीजें दिमाग में रखनी,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्प्रिंग इस्तेमाल कर लो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, क्या चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। डायमीटर एरिया मेजर कर रहे हो, कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या चीजें दिमाग में रखनी है। मास मेजर कर रहे हो, कौन सा चीज करनी है, उसकी कोई चीज दिमाग में नहीं रखनी। टाइम पीरियड कैसे मेजर कर रहे हो, वो सब चीज लिखी है। करंट लिखा हुआ है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, आपको सब कुछ इस पीडीएफ में मिलेगा। आई प्लॉटेड डाउन एवरीथिंग। द गुड थिंग अबाउट P5 इज क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चंस वही वही आते हैं बार बार। देयर इज नो मोर, जो मैं आपको जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करवा दूंगा, जो भी करवा दूंगा, उससे कभी बाहर चीज नहीं आने वाली, क्योंकि और कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। सो ये पूरी पीडीएफ शुड बी अ वेरी गुड थिंग। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, क्या क्या डिटेल्स है, और उसको बस थोप के आना है क्या चीज में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है। आई अग्री, कोई भी 20 मार्क्स का आंसर नहीं लिख के आ पाएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 पॉइंटर्स लिखे जा सकते हैं क्वेश्चन में, तो कोई 20 कभी भी नहीं लिख पाएगा, ठीक है। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 20 कभी भी लिख के आ पाओ, लेकिन आई एम डैम श्योर कि सब जो है वो 13-14 लिख लो, क्योंकि इसमें से 7 से 8 मार्क डायग्राम और 4 पॉइंटर आराम से मिला के दे रहे हैं आपको। बाकी आपकी डिटेल्स है, कुछ दो तीन सेफ्टी प्रिकॉशन लिखनी, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, वो हो गया हमारा। देखिए, इट्स नॉट अ हार्ड पेपर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुक्स लॉ वाली चीज डिस्कस करी। अब हम कल से इंशाल्लाह पे सर्किट डायग्राम्स और हॉल प्रोब वगैरह ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, प्रेशर वगैरह। एंड आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास ऑन दिस नोट फॉर टुडे एक्चुअली।